बेटे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देख लीजिएगा। जरा बाकी अपने व्हाट्सएप में भी बता दें सबको कि प्लीज ज्वाइन द क्लास। ठीक है बेटे, नजर आ रही है स्क्रीन, नजर आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही है। स्क्रीन भी नजर आ रही है, अच्छा चलो ठीक है, गुड है। सो द लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट, कुछ आपका क्वेश्चंस हैं लास्ट टाइम में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी अटेंडेes आर हियर फॉर द मोमेंट, हाउ मेनी आर देयर एक्चुअली? मैम अभी तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। अच्छा, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें ना कि आ जाए भाई। यस मैम किया है, बस वो लिंक मांग रहे थे, उनको लिंक सेंड कर देते हैं। कर देती है, कर दिया या करना है भाई? मेरा असल में अ, ना इस कंप्यूटर पे व्हाट्सएप भी नहीं ओपन हो रहा। बस मैं कर रही हूँ मैम। कर दिया लिंक बेटे, मैं करूँ या नहीं करूँ? यस मैम, यस मैम कर दिया, लिंक सेंड कर दिया। ये तो लोकल है। कौन सा वाला ये बता नहीं यार, कह सकते हैं किसी बाहर वाले बंदे ने ज्यादा अच्छा नहीं है। टीडीटी है तो टीडीटी वाले ज्यादा रहते नहीं। ओके, क्लास में स्टार्ट कर दूँ? जी मैम स्टार्ट कर लो। अच्छा, मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि शेयर दोबारा करते हैं स्क्रीन। ठीक है, अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आएगी तो इट्स इजियर कि मैं आपको इससे चलो। अच्छा बेटे, द लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट दिस, ठीक है। आप लोग मुझे इंटरप्ट कर लीजिएगा जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो। तो हमने ये डिस्कस किया था कि देयर वाज अ स्टेप्ड बैकग्राउंड, फर्स्ट स्टेप, और ये n1 है, n2 n1 आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द शेल्स इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। और हमने ये डिस्कस किया था कि व्हेन you see the XPS data, you will realize कि N1 से जो photoelectrons that are being emitted from N1 have a higher intensity as well as they have a lot of background noise. इसको smooth किया जाता है. But as you go towards the outer edge, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके अंदर आपके पास ये जो नॉइज है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और उसकी रीज़न हमने ये कही थी कि जो नॉइज है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा कि N1 इज एक्चुअली डीपर, जब वो बाहर निकल रहा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन से बाकी इलेक्ट्रॉन से हिट करता है, अपनी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। वो हमारे काम के नहीं होते तो इसलिए वो नॉइज में इंक्लूड हो जाते हैं। Okay, so the only thing that we are interested in is the peak, in a very sharp peak. Now there are some peaks in the XPS spectra which are not the main peaks, but they can be helpful as well to identify which material are we talking about. Um, इसको हम कहते हैं, some of them are known as satellite or shake-up peaks. Shake-up satellite peaks. So extra peaks होती हैं जो कि मीन, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर 2p स्पेक्ट्रा है, 2p3/2, 3p/2 के साथ एक और, एक या दो और ये 2p 1/2 के साथ एक और आ गई। तो ये जो दो पीक्स हैं इनको हम कहते हैं शेक अप सैटेलाइट्स। नॉर्मली दे शुड नॉट
have been there but they're still there. अब ये क्यों हो जाती हैं? ये इसलिए होती हैं कि जब आपका फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की को भी एक्साइट कर देता है या उनको अपनी थोड़ी सी एनर्जी उनको दे देता है, वो थोड़े से एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर चले जाते हैं, फिर वो डी एक्साइट हो जाते हैं। तो फिर उस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहा, तो वो बेसिकली शेकअप सैटेलाइट के फॉर्म में आपके पास इस बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर हायर बाइंडिंग एनर्जी जो कि आपके पास लोअर काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ सैटेलाइट पीक एसोसिएटेड विद अ कोर लेवल पीक। नॉर्मली इस तरह की जो पीक्स होती हैं वैसे तो हम नहीं चाहते कि कॉपर 2p पीक के अंदर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके शेकअप सैटेलाइट पीक्स की फॉर्म में आए, बट it can be helpful in identifying. For example, मैं कहूँ कि somehow if I do not recognize and cannot recognize कि ये copper 2p की peaks थी, तो I will start looking at the shake-up satellite peaks कि क्या ये copper की ही है, क्योंकि copper की normally shake-up satellite peaks आती हैं 2p 3/2 की। Okay, so they assist in chemical analysis that is associated with copper 2p and cupric oxide, but it's absent in copper cupr 2 oxide. So some of the times it is absent and some of the times it's present. ये depend करता है कि ये material की capacity क्या है, valence electrons को excite कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये हम भाई वो नहीं कह सकते कि भाई इस मटेरियल के अंदर आएंगे ही आएंगे और इस मटेरियल के अंदर नहीं आएंगे। इट हैपेंस बाय चांस एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ द मटेरियल्स कि उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी लूज होती है, लूजली बाउंड, तो दे कैन इजीली बी एक्साइटेड। ठीक है, मल्टीप्लेट स्प्लिटिंग भी एक और तरीके की पीक है जो कि मेन पीक से अलग होती है क्योंकि इसका नाम है मल्टीप्लेट, जिसमें एक पीक इन अ वे मल्टीप्लाई हो रही है। ये शेकअप सैटेलाइट्स हैं लेकिन मल्टीप्लेट पीक के बिल्कुल साथ सब 2, 3, 4 पीक्स में ये डिवाइडेड होती हैं। अगेन दिस हैज द सेम प्रिंसिपल दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एग्जिटिंग द एटम, that photoelectron causes the unpaired electrons to be excited to a higher energy level and then they get it excited. ठीक है, वो अपनी एनर्जी लूज कर लेते हैं या फिर वो ही हायर जो एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके डिटेक्टर के अंदर जा रही हैं। तो लेकिन ऑब्वियसली जो आपका मेजर फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक मेन पीक है, लेकिन जो सब पीक्स हैं बिकॉज ऑफ द लॉस्ट एनर्जी तो वो उसकी हायर बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर शो होना शुरू हो जाती है। तो रिमेंबर कि यहाँ पे भी आपके पास हायर बाइंडिंग एनर्जी बट लोअर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे भी आपके पास हायर बाइंडिंग एनर्जी और लोअर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ये पीक्स नजर आती हैं। सो दिस अकर्स ड्यू टू कपलिंग ऑफ न्यू अनपेयर्ड। अच्छा, एक चीज अब आपने याद रखनी है कि जो शेकअप सैटेलाइट्स हैं दैट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्शन स्टार्ट करती है और उसकी वजह से आपके पास एनर्जी लूज हो गई। जो मल्टीप्लेट स्प्लिटिंग है वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, valence shell में electrons हैं, but that is very much particular to the unpaired electrons that exist in the valence shell. ठीक है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन्स वांट टू हैव अ कपल और पार्टनर कि अगर वो पॉजिटिव स्पिन करे तो एक और इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाए नेगेटिव स्पिन के लिए। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सो इन that happening of the event वो energy lose कर देगा। तो it occurs due to the coupling of new unpaired electron after photo emission with other unpaired electrons in the atom create an ion with several possible energies. Photoelectric line splits asymmetrically into several components, multiple हो सकते हैं, and again ये भी by in chance हो सकता है कि कुछ elements में ये होता है कुछ में नहीं होता। For example कि निकल 2p 3/2 के अंदर मल्टीप्लेट splitting होती है, बाकियों के अंदर नहीं होती, या निकल हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर हो जाती है। It could be distinguished from nickel oxide because एक के अंदर हमारे पास multiplet splitting है और दूसरे के अंदर नहीं है। After all, we are actually trying to identify कि silicon carbon किसके साथ bonded है, silicon oxide के साथ bonded है या carbide के साथ है। Likewise, nickel जो है वो hydroxide की form में है या nickel सिर्फ oxide की form में है। तो these Jacob satellites
multiplet splitting peaks, they are helpful in identifying. ये एक तरीका हो सकता है. And the last is actually plasmon loss. ये सबसे कम दर्जे की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. These are actually extra peaks and unwanted noise peaks जो कि आपके पास आते हैं, कि जैसे एल्यूमिनियम Q2P क्यों कह रहे हैं कि एक प्लाज्मॉन पीक है. ठीक है, अब ये प्लाज्मॉन लॉसेस की वजह से एक प्लाज्मॉन पीक आती है. ठीक है, और प्लाज्मॉन होते क्या है, देखिए एक होता है फोनॉन जो कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन से रिलेटेड है, एक होता है प्लाज्मॉन. ठीक है, ये आपके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी की वजह से, लॉसेस की वजह से, इसको हम कहते हैं कि ये पैकेट ऑफ एनर्जी है. जैसे फोटोन है, फोनॉन है, प्लाज्मॉन्स हैं. ठीक है, सो इट excites collective vibrations in conduction electrons. इसकी वजह से एक आपके पास प्लाज्मॉन लॉसेस एसोसिएटेड होते हैं, और उनको अगेन दीज आर लॉस पीक्स, फजूल की टाइम और फजूल की एनर्जीज हैं जिसकी लॉसेस हैं, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल इसमें नहीं मिलती. दे डू नॉट प्रोवाइड अस यूजफुल इंफॉर्मेशन. ये बस फजूल की पीक्स हैं जो कि आप ढूंढते ही रह जाते हैं कि वो ये पीक किसके साथ मैच कर रही है, वो किसी के साथ मैच नहीं कर रही होती. अच्छा, नाउ सी दिस ग्राफ. ठीक है, what can you understand about it? राबिया, आपका काम खत्म हो गया? अच्छा चलो ठीक है, भेज दो टीचर को. भेज दिया? अच्छा, तो आप बताएं मुझे बेटे, who will tell me what this graph is all about? जी बेटे. मैं सरफेस चार्ज की वजह से जो पीक्स है वो हमारे पास हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुए हैं. ठीक है, और वो हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ ही क्यों शिफ्ट होंगे? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट भी करेगी, इसी वजह से ये हमारे पास हो सकती है. दोबारा बताएं. मतलब इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा तो जिसकी वजह से हमें लगेगा कि बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज्यादा है. देखिए बेटे, जब आप किसी एक मटेरियल के अंदर अ, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे एक मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये जो मटेरियल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा ना, क्योंकि इसके जी अंदर मैम. से तो फोटो इलेक्ट्रॉन सारे निकल रहे हैं. ठीक है, अब होता ये कि ये मटेरियल अगर बल्क में हो, हमारे पास एग्जामिनेशन सरफेस के ऊपर होती है, अगर ये मटेरियल इंसुलेटिव हो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर रिटेन्ड रहता है, ये ट्रांसफर नहीं हो पाता. ठीक है, तो ये चार्जिंग की वजह से क्या होता है कि जो आपके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ जाती है. वो मटेरियल ऐसे बिहेव करता है कि जैसे पॉजिटिवली आयन स्पीशी हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था कि सोडियम की बाइंडिंग एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सोडियम प्लस, ये बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज्यादा है. ठीक है, तो इट ऑल्सो बिहेव्स एज अ मटीरियल जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो. तो अब यहाँ पे नॉर्मली सब आप कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं XPS के अंदर, तो फर्स्ट सैंपल यू परफॉर्म इज ऑफ कार्बन, बिकॉज यू नो कि कार्बन की जो पीक है वो आपके पास 284 के ऊपर आती है. लेकिन अगर उसके अंदर पीक शिफ्टिंग हो रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कैलिब्रेशन. अब आपके पास या तो मटेरियल के ऊपर चार्ज बिल्डअप है, या इक्विपमेंट के अंदर आपने उसकी इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग हुई भी है, या कुछ और मसले मसाइल चल रहे हैं. तो अगर आपके पास मटेरियल के अंदर कार्बन नहीं है तो पहले आप कार्बन टेस्ट करें कि इक्विपमेंट का तो कोई एरर नहीं है. इक्विपमेंट के बाद फिर अगर आप सैंपल के अंदर कर रहे हैं और सैंपल की पीक्स देख रहे हैं तो फिर आप देखते हैं कि क्या कार्बन की पीक शिफ्टेड है. अब की पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है ना, ये पूरा ग्राफ शिफ्टेड है. हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश कि भाई एक पीक
कार्बन जो है वो कार्बन प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करे या हाइपोथेटिकली कार्बन नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करे या वो ही बॉन्डेड ही इसी तरह से हो। असल में दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि इस ग्राफ में होल ऑफ द ग्राफ हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स हायर बाइंडिंग एनर्जी। ये जो पर्व था ये, और सारों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो ग्राफ्स को हम देखते हैं, हम कहते हैं ओके द there has been a charge built up of this much electron volts which needs to be eliminated। अब ये स्पेशली डैमेजिंग इसलिए है कि जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा होता है तो और सैंपल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो तो ये इस इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देते। ये इसकी पीक की इंटेंसिटी जहाँ पे इतनी होती है वो पीक की इंटेंसिटी इतनी हो जाती है, इंटेंसिटी बड़ी कम होती है, फिर सिग्नल ब्लर होना शुरू हो जाता है, आपका नॉइज आना शुरू होती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसको वापस वापस पहुंचाएगा कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, वी आर ऑलरेडी वेरी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कंडक्टिंग सैंपल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, उसका मसला नहीं होता। लेकिन जो इंसुलेटेड सैंपल्स हैं ये स्पेशली हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। उनको हम चार्ज कर ग्राउंड तो करते हैं लेकिन स्टिल देयर इज अ सरफेस चार्ज बिल्ट अप। तो पॉजिटिव सरफेस चार्ज इंड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, इंसुलेटिव सैंपल्स में तो चार्ज सरफेस पोटेंशियल जो है can be measured from a standard value of the whole of the peak shift, XPS peak shift होगी whole of the spectrum। अब इसको नलिफाई कैसे किया जाता है? by using इलेक्ट्रॉन का लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। आपने हाई एनर्जी बम्बार्ड नहीं करनी, आपने लो एनर्जी को बम्बार्ड करना है। लो एनर्जी को बम्बार्ड करेंगे तो आपके पास जो है वो चार्ज न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज यहाँ से यहाँ तो नहीं जा सकता लेकिन ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन से। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया था फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन की वजह से वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये 2 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो फ्लड कण होती हैं। और ये आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है एक सैंपल का, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन, जिसके अंदर उसने कहा कि जी यहाँ पे सैंपल थे के ऊपर चार्जिंग आई हुई थी। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपकी पीक जो थी एक तो वे शिफ्टेड आ रही थी, दूसरा पीक आ ही नहीं रही थी, वो एक हम्प सा ही आ रहा था, बहुत ज्यादा नॉइज आ रही थी हम्प से। फिर आपने फ्लड गन को ऑन किया, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन गन को ऑन किया, तो अब आपकी पीक की विड्थ ज्यादा थी, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम ज्यादा था, और अभी भी वो ऑप्टिमाइज नहीं। अब आप ये समझेंगे भाई ये तो मेरे सैंपल का मसला है, लेकिन नहीं, आपको पहले सारी चीजें ऑप्टिमाइज करनी पड़ती हैं। फिर आपने फ्लड गन को ऑप्टिमाइज किया, उसकी वजह से नेचुरली आपकी जो पीक की विड्थ है वो कम होना शुरू होगी, पीक शार्पर होना शुरू होगी, इंटेंसिटी बेहतर होना शुरू होगी। लेकिन पीक तो कोई भी डेटा जब आपके पास आता है तो ये ऑपरेटर ये सारे काम करके आपको डेटा देता है, वैसे आपको इस तरह की फॉर्म में डेटा नहीं दे देता, वो सारी ये टूल्स अप्लाई करता है और फिर आपको ये डेटा देता है। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं एनालिसिस डेप्थ की। जब हम बात करते हैं कि एसपीएस एक्सपीएस इज अ सरफेस एनालिसिस टेक्निक, तो देयर मस्ट बी एन एनालिसिस डेप्थ दैट इज एसोसिएटेड। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी डेप्थ से निकल के ऊपर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिटेक्टर यहाँ पे हो तो ये कितनी एक डेप्थ होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स बगैर किसी से टकराए इधर से निकल जाए और काइनेटिक एनर्जी हो कि डिटेक्टर के अंदर पहुंच जाए। So this is known as the analysis depth. So only photoelectrons near the sample surface can escape without losing the energy. Important thing is that they should not lose their energy. If they lose their energy, that is not going to, serve the purpose. That is going to cause more damage than good. तो the probability of अच्छा अब इसको escape depth की हो तो इसको कहते हैं escape depth, और इसकी definition ये है। The probability of escape from a given depth is determined by the likelihood of not being inelastically scattered. Elastically scatter हो जाए कोई मसला नहीं है, because elastic scattering के अंदर energy is retained. Okay? लेकिन inelastic scattering होगी तो energy अगर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई तो वो 45 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीपल inelastic scattering होना शुरू हो जाए।
So the probability of escape from a given depth is determined by the likelihood of electron not being inelastically scattered during its journey to the surface. ठीक है, अब ये इधर जो डायग्राम नजर आ रही है वो आपको कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकले या एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकले, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? ये है डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, ये सरफेस है, ये सॉलिड है, ये इन द डेप्थ है D1 और D2. Which one will have a greater probability to exit the surface without being inelastically scattered? G1 से हमारे पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि ये करीब है ना, इसके रास्ते में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो, या एटम्स होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कम प्रोबेबिलिटी है, बल्कि सॉरी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये बगैर हिट किए निकल जाएगा इसकी, और कम प्रोबेबिलिटी है कि वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। इसी वजह से इसके भी यही केस है, क्योंकि ये डीपर से आ रहा है तो बहुत सारे एटम्स पड़े हुए हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक नहीं तो दूसरे के साथ हिट कर ही दे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीफोल्ड डिक्रीज हो जाती है। अब कितनी डिक्रीज होगी इसको क्वांटिफाई कर लेते हैं। जो इनइलास्टिक मीन फ्री पाथ है या खाली मीन फ्री पाथ है, इनइलास्टिक ना भी कहें आप, मीन फ्री पाथ कहते हैं नॉर्मली, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर तो वो सरफेस के ऊपर होता एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इनइलास्टिकली scattered, दैट इज 1, मतलब 100% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कमिंग विल बी कलेक्टेड, ठीक है, विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी, कोई है ही नहीं, वैक्यूम ही वैक्यूम है। लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ये डी ओवर लैम्डा है ना, इसका मतलब डेप्थ इंक्रीज हो रही है। अगर लैम्डा कांस्टेंट भी है था तो, और लैम्डा बेसिकली इनइलास्टिक मीन फ्री पाथ है, इसको डिनोट किया जाता है, वो भी दिखा देंगे। तो जैसे जैसे आप मटेरियल की डेप्थ में जाते जाते हैं तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इधर से एस्केप करेगा, इधर से कर जाएगा विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी, या इधर से कर जाएगा, तो ये बड़ी ड्रामेटिकली आपके पास डिक्रीज होती है। सो इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सॉलिड बिफोर इट्स इलास्टिकली स्कैटर्ड, दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि वो कौन सा एटम है, कौन सी कॉपर 2p है या कोई और है, and the nature of the solid, but most elements show very similar in last meeting. ये बड़ा important point है जिसको हम आगे वाली slide में discuss करते हैं, that most of the elements show a very similar inelastic mean free path, ठीक है, और इसका relation क्या है कि probability depending upon the depth, which is a function of depth, is exponentially related to the depth versus the inelastic mean free path, lambda, ठीक है। लैम्डा इज द इलास्टिक मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की रेशियो अगर आप निकालते हैं तो ये एक इक्वेशन है जिसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी, आपके पास ये नेगेटिव साइन है, जिसका मतलब है कि अगर मैं नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाऊं एक्सपोनेंशियल के अंदर तो मैं लैम्डा ओवर डी करूंगी, तो लैम्डा प्रोबेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू डी, कम डी होगा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा डी होगा तो प्रोबेबिलिटी कम होगी, ठीक है, तो इट्स so probability of escape is decrease rapidly in and is essentially zero for a distance of this. अब अगर आप इस इक्वेशन में कहें कि अगर एक मटेरियल है उसका इनइलास्टिक मीन फ्री पाथ जो लैम्डा है वो लेट्स जस्ट से लैम्डा हमेशा मीटर्स में मेजर किया जाता है, ठीक है, डेप्थ हमेशा मीटर्स में है, तो बेसिकली दिस इज अ यूनिटलेस थिंग, ये प्रोबेबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो अब हमारे पास हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी व्हाट इज, अगर डिस्टेंस हमारे पास इक्वल्स टू 5 लैम्डा, 5 टाइम्स द डेप्थ, मतलब बहुत डीपर, इलास्टिक मीन फ्री पाथ 10 है तो वो 50 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन emitted from this material will be exited, तो probability is very less। अगर d equals to lambda exactly equal कि जितनी उसकी मीन फ्री पाथ थी उतना ही डिस्टेंस पे से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इज 36%,
Okay, 37% of the electrons will come to the detector without losing their energy. So you see, this is such an inefficient process. जिसके अंदर majority of the photoelectrons जो है वो elastically scatter के बजाय inelastically scatter हो जाते हैं, अपनी energy lose कर देते हैं. अगर वो डिस्टेंस ट्वाइस द डिस्टेंस हो तो 13% रह जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज आ गए आपके पास. और फिर अगर वो डिस्टेंस 3 टाइम्स हो तो वो 5% रह जाती है. और लाइकवाइज अब अगर आप 5% पे जाए तो वो तो देखें इस ग्राफ में ऑलमोस्ट ज़ीरो के वो इतनी डेप्थ डीपर आ रहा है, इतना डीपर से आ रहा है कि उसकी अब ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो इलेक्ट्रॉन्स, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी कि कोई एक भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाएगा. सारे ही इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इस डेप्थ से निकल रहे हैं, दे विल बी इनइलास्टिकली स्कैटर्ड. ठीक है. फिर अब ये जो एक ग्राफ है ना, ये इनइलास्टिक मीन फ्री पाथ का है, लैम्डा. ठीक है, ये लैम्डा है वर्सेस द इलेक्ट्रॉन एनर्जी. ठीक है. नाउ यू सी कि जो हमारे पास एक्सपीएस का ग्राफ होता है वो 1100 तक होता है, 1100 1400 तकरीबन. ठीक है, जो फोटोन की एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे थे एच न्यू की. और उसकी एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद आपके पास वर्क फंक्शन माइनस कर दिया, फर्मी लेवल, सारी सारी एनर्जीज, न्यूक्लियर पुल, सारी चीज़ों को माइनस करके आपके पास एक जो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, ये इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी. अब आप इधर देखें, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स. अब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. इतने इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वाले होंगे, अगर मीन फ्री पाथ इस रेंज में आएगी तो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे. So in the case of metals, inelastic mean free path is about 5 to 20 angstrom. For oxides, 15 to 40 angstroms. For polymers, it's 40 to 100 angstroms. मेटल्स के अंदर ये इनइलास्टिक मीन फ्री पाथ बड़ी कम होती है, छोटी है. इसका मतलब है कि अगर मैं एक सैंपल मेटल का लूंगी और दूसरा सैंपल मैं ऑक्साइड या पॉलीमर का लूंगी तो इधर से ये वाली डेप्थ से भी इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे. यहाँ पे सिर्फ इतनी डेप्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे. ठीक है. तो जनरली इट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेटल्स, ऑक्साइड्स और पॉलीमर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली इतनी डेप्थ से और इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, इस फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 500 है, तो ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या इस इलेक्ट्रॉन की मीन फ्री पाथ कितनी होगी जी. ठीक है, वो क्या कलेक्ट हो पाएगा. अब ये जो बेसिकली डिस्टेंस है ना, एंगस्ट्रॉम मीटर इनइलास्टिक मीन फ्री पाथ, वो ये वाली चीज है, ये मैंने आपको बताया लैम्डा. ठीक है, वो कितना है. आप देखते हैं कि एक्सपीएस के अंदर जो आपकी मीन फ्री पाथ आती है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो इधर से लाई करके इधर आ रही है, तो इनइलास्टिक मीन फ्री पाथ जो है वो इतनी से इतनी है, जिसका मतलब है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद एक्सपीएस हमारे पास प्रोब डेप्थ जो है वो ओनली फ्यू टेंस ऑफ नैनोमीटर होती है. 100 नैनोमीटर्स तो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, फ्यू टेंस ऑफ नैनोमीटर्स आपके पास आती है. ये इसको मैं फर्स्ट की स्लाइड दिखाती हूँ. नाउ यू सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो डेप्थ है ना, एस्केप डेप्थ आपकी, जहां से सिग्नल एक्चुअली विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी, वो है 10 नैनोमीटर. तो सिर्फ इतनी नैनोमीटर की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जो इतनी नैनोमीटर के जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो वो इमिट हो रहे हैं विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी. ठीक है, कहाँ है.
अच्छा, तो देयर आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब अगर मैं कहूँ कि एक्सपीएस इज अ सरफेस टेक्निक, तो सरफेस टेक्निक्स कभी कभी हमें नहीं चाहिए होती, वी नीड द डेप्थ एज वेल। तो डेप्थ के लिए फीचर्स हमें चाहिए आइन असिस्टेड, बी आइन असिस्टेड जो है वो एक्सपीएस डेप्थ प्रोफाइलिंग होती है। उसके अंदर हम एनर्जेटिक आइंस यूज़ करते हैं। एनर्जेटिक आइंस जो है वो स्पटर करती है मटेरियल्स को। एनर्जेटिक आइंस 4 किलो इलेक्ट्रॉन मतलब 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। एनर्जेटिक आइंस हम इसको बम्बार्ड करते हैं, वो 10 से 500 एंगस्ट्रॉम पर मिनट इसका रेट होता है। ये अब आप डिसाइड करते हैं कि आपने बम्बार्ड जो किया उसको कितना एनर्जी वाले के साथ किया, और उसकी वजह से या तो इसका मैस बहुत ज़्यादा हो तो स्पैटरिंग रेट ज़्यादा हो जाता है। अगर इसका मैस कम हो तो आपने कितनी एक्सेलरेशन के साथ की है, तो कितना मटेरियल एच हो रहा है पर मिनट। ठीक है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। देन ऑल्टरनेटिव, अब आप क्या करते हैं कि पहले आपने सरफेस के ऊपर किया इधर से, फिर आप कहते हैं कि जी बम्बार्ड करो आइन। आइन बम्बार्ड करेंगे यूं करके, रास्टर करा के सारी लेयर को गायब कर देंगे। फिर आप करेंगे यहाँ पे एक्सपीएस, ये एक्सपोज हो गई, इतनी डेप्थ दोबारा एक्सपोज हो गई एक्सपीएस से, वो एनालिसिस हो गया। फिर आप इसको भी बम्बार्ड कर दें, तो इन अ वे इट्स अ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। ये दोबारा आपको सैंपल उस तरह से मिलता नहीं है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन एलिमेंटल स्कैन इश्यूज क्या हो सकते हैं कि आयन बीम्स कैन आल्सो सेव स्टोइकोमेट्री या केमिकल केमिस्ट्री के, मतलब सम ऑफ द आयंस विल बी implanted and some of them actually you know will इतना वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से हिट करवा के मल्टीपल उसकी केमिकल स्टेट चेंज करा देते हैं एटम्स की। तो ऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं और लूजली बॉन्ड होते हैं। तो जब इसकी तरफ जाते हैं तो उस केस में स्पटर रेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब इसमें 500 एंगस्ट्रॉम मतलब 50 नैनोमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 50 नैनोमीटर गायब। जब आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कर रही हैं तो वो बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो लाइटर और लूजली बॉन्ड है। तो प्रेफरेंशियल स्पटरिंग में चेंज मतलब स्टोइकोमेट्री एज वेल कि आप सिर्फ यहाँ से ही करते हैं स्पटरिंग और बाकी जगह से ना करें। सो ये काइन बीम स्पटर असिस्टेड डेप्थ प्रोफाइलिंग की एग्जांपल है जो कि सोलर सेल की है कि यहाँ पे ग्लास है, ITO है, इंडियम डोप्ड इन ऑक्साइड है, ये TiO2 नैनो ट्यूब्स है, P3HT है, ये वेनेडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम है। डिफरेंट मल्टी लेयर स्टैक वन अपॉन ईच अदर, और फिर उसके बाद इसकी एक्सपीएस की गई। तो अब आप देखें कि सबसे पहले आपके पास एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम की पीक आई, एक स्पटर सर्टन स्पटर टाइम के बाद वो एल्यूमिनियम गायब हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। इसका मतलब है अगर मैं स्पटर टाइम को कोरिलेट करूं, आपका जो पीछे है ना दिस पर मिनट, बेसिकली मिनट को मैं करूं तो आई इफ आई नो 100 मिनट्स तो आई कैन एस्टिमेट हाउ मच इज द डेप्थ। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि कोरिलेट कर सकते हैं ओके कि इसकी जो है ये 500 नैनोमीटर ही थी तो इसको इतना टाइम लगा जी, इतने टाइम के बाद ये लेयर गायब हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट कम्स द वेनेडियम ऑक्साइड, तो वेनेडियम की एक पीक आ गई, ऑक्सीजन की पीक आ गई। फिर उसके बाद आपका P3HT जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बन रिच है, तो वो आ गई। फिर उसके बाद आपके पास टाइटेनियम एंड ऑक्सीजन आ गई। फिर उसके बाद ITO इंडियम डोप्ड इन ऑक्साइड आ गई। ठीक है, सो ये इस तरह से विद स्पटर टाइम आप करते रहते हैं, से टॉप से नीचे तक जाते रहते हैं। ये आपके पास अगेन इसकी यूटिलिटी है कि आइन बीम स्पटर असिस्टेड के अंदर अगर आपने कहा कि 2 सैंपल्स हैं, एक वाइट सैंपल है, एक नॉर्मल सैंपल है, इट्स बेसिकली द सैंपल ऑफ SI सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो उसके अंदर आपके पास एक सिलिकॉन की पीक आ रही है और ऑक्साइड पीक आ रही है। ठीक है, लेकिन वो तो सरफेस पे होता है सिलिकॉन, व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन तो सरफेस के ऊपर एक वेरी थिन सी लेयर बन जाती है। अगर ये डेप्थ के साथ है, मोंटी कार्लो स्पेक्ट्रम इसको हम कहते हैं। तो ये नहीं, मोंटीगेट स्पेक्ट्रम कहते हैं शायद। तो ये जो है आपके पास मोंटेज स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, मोंटेज स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। ये आपके पास ये डेप्थ वर्सेस आपके पास एनर्जी बता देता है और 3D प्रोफाइलिंग देता है आपको ग्राफ्स की। अब आप देखते हैं कि जो वाइट सैंपल है उसके अंदर एक नेटिव ऑक्साइड तो है लेकिन एक बरेड ऑक्साइड लेयर भी है। अब आपने तो समझा था कि ऊपर की ऑक्साइड लेयर रिमूव करोगे तो सिलिकॉन ही सिलिकॉन आएगा, लेकिन ये बरेड ऑक्साइड लेयर कहाँ से आ गई भाई?
उसके ऊपर आया, फिर सिलिकॉन आ गया, फिर बीच में एक और ऑक्साइड लेयर आ गई। तो ये आपको डेप्थ प्रोफाइलिंग के अंदर पता चल सकता है, 3D एनालिसिस नजर आ सकता है। So one more here example here इससे अमॉर्फस सिलिकॉन की एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर पी टाइप का सिलिकॉन कार्बाइड की लेयर है, फिर कंडक्टिव टिन ऑक्साइड की लेयर है। ठीक है, अब ये उसी तरीके से फोटोवोल्टिक कलेक्टर्स के अंदर ये इस्तेमाल हो रही है कि पहले टिन ऑक्साइड ही थी, लेकिन हमने रियलाइज किया मॉन्टिकेट स्पेक्ट्रा के अंदर कि इंस्टेड ऑफ दिस सिलिकॉन टिन ऑक्साइड एक टिन की लेयर भी आई है, बहुत छोटी सी यहाँ पे कर्व आ रहा है। ठीक है, अलोंग द डेप्थ समवेयर ये इनके इंटरफेस पे, उससे ये क्या होता है कि आपके पास जो कैरियर ट्रांजिशनिंग डायनामिक्स हैं वो बहुत चेंज हो जाते हैं, कि ये एक बैरियर लेयर एक्ट करती हैं। ये सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स हैं, अमॉर्फस हैं। तो जब टिन ऑक्साइड डिपॉजिट की गई सिलिकॉन कार्बाइड के ऊपर, तो उस वक्त कुछ जो टिन थी वो अपनी ऑक्साइड उसने लूज किया ऑक्सीजन, और वो टिन एलिमेंटल फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो वहां पे आपने कहा जी कि ये ऐसा हुआ। ये आपको वैसे नहीं पता चलता क्योंकि आप तो सिंपल टिन ऑक्साइड डिपॉजिट कर रहे थे, लेकिन इट हैपेंड एट द वेरी वेरी इंटरफेस, वेरी फ्यू एंगस्ट्रम्स के ऊपर। तो ये फिर अगेन आपका सेल वर्क नहीं कर रहा है, एफिशिएंसी बड़ी कम आ रही है, क्योंकि आपके पास एक बैरियर लेयर आ गई है। तो अब ये तो था एंगल वो आयन बीम असिस्टेड। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एंगल रिजॉल्ट। अगर आप आयन बीम स्पटर नहीं यूज करते, आप सीधा सीधा और चेंज करना चाहते हैं डेप्थ ऑफ एनालिसिस, तो व्हाट यू कैन डू इज चेंज द एंगल ऑफ द सोर्स वर्सेस एनालाइजर। वहां था डेप्थ को प्रोब करना ज्यादा। अब आप कहते हैं कि भाई 10 नैनोमीटर तो है ही है, मैं तो ये चाहता हूँ कि जी पहले 1 नैनोमीटर पे आ जाए। उस केस में आप क्या कहते हैं, एंगल को इस तरह से ऑल्टर करते हैं कि उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ कम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी इनइलास्टिक मीन फ्री पाथ 3 लैम्डा है, यहाँ पे भी इनइलास्टिक मीन फ्री पाथ 3 लैम्डा है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह ट्रेवल कर रहे हैं, इस केस में यहाँ से इस तरह ट्रेवल कर रही है। ये सरफेस से इस तरह एंगल जो है इसका वो डिफरेंट आ गया। ठीक है, एनालाइजर इज विद 90 डिग्री टू द सैंपल, यहाँ पे एनालाइजर इज 10 डिग्री। ठीक है, आपने जो है वो एनालाइजर सैंपल और सोर्स को इस तरह से अलाइन किया कि जो सैंपल की एग्जिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डेप्थ बड़ी कम है। Okay, sampling depth is very small. So D1 और ये उसने बताया मैं D1 और D2 जितना थोड़ा सा आप करना चाहें. So what does it do? It can tell you the overlayer thickness, overlayer coverage बहुत ही कम, कि आपकी मोनो लेयर थी उसकी थिकनेस कितनी थी, या 2-3 लेयर्स थी उनकी थिकनेस कितनी थी। सो अगर आपका नॉर्मल हो तो वो डेप्थ प्रोफाइलिंग या नॉर्मल प्रोफाइलिंग में आती है, लेकिन अगर आपका एंगल एनालाइजर का विद रिस्पेक्ट टू द सैंपल कम हो और आपने सब्सिक्वेंटली उस कोर्स को इसी तरह अलाइन करना है, तो आपके पास फर्दर सेंसिटिविटी इन द थिकनेस आ जाती है, प्रोब्ड थिकनेस। देखिए ये उसने कुछ बताया है कि डेप्थ जो है वो यहाँ पे 10 नैनोमीटर है ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कमिंग एग्जिटिंग द सरफेस। यहाँ पे प्रोब्ड डेप्थ इज 8 नैनोमीटर, यहाँ पे प्रोब्ड डेप्थ इज 5 नैनोमीटर। ये एंगल कम होता जा रहा है, 90 से लेके 30 तक पहुंच गए अप्रोक्सीमेटली। अगेन यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप नॉर्मल मोड में करते हैं, आपने सिलिकॉन के ऊपर सिलिकॉन ऑक्साइड की बहुत थिन लेयर डिपॉजिट की, अगर आप नॉर्मल मोड में करेंगे तो सिलिकॉन ऑक्साइड बिकॉज इट्स वेरी थिन वो बड़ी वो ब्रॉडर सी और कम इंटेंस पीक आएगी। लेकिन अगर आप इसको एंगल रिजॉल्ट के फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज आपकी ये थिकनेस बड़ी कम है, तो आप इसको इनहेंस कर रहे हैं इस पीक को, तो इसके काउंट बहुत बढ़ जाएंगे। कि सिलिकॉन तो उसी तरह आ रही है, बाइंडिंग एनर्जी भी वही है, लेकिन इसकी पीक इंटेंसिटी बढ़ जाए तो आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसान हो जाती है। सो दिस इज एंगल रिजॉल्ट XPS। ये नॉर्मली कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर प्लाज्मा ट्रीटमेंट होती है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट बेसिकली चेंजेस द वेटेबिलिटी, सरफेस वेटेबिलिटी ऑफ द मटीरियल, चाहे वो लेंसेज हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, प्लाज्मा उसको कहते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, वो अनसेटिस्फाइड बॉन्ड्स जबरदस्ती क्रिएट करता है।
सो प्लाज्मा ट्रीटमेंट कराई लेंस के ऊपर, ग्लास के ऊपर, और फिर उसको एनालाइज किया कि आया प्लाज्मा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुई है कि नहीं। अगर आप 90 डिग्रीज का टेक ऑफ करेंगे जो कि नॉर्मल मोड है, उसके अंदर ये पीक्स बिल्कुल नील आएंगी। लेकिन और ये कार्बन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन इन सर्टेन फॉर्म्स, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 डिग्रीज का टेक ऑफ करते हैं तो आपके पास मल्टीपल पीक्स आती हैं। कहते हैं ओके दिस इज कार्बन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन इन डिफरेंट फॉर्म्स, वहाँ पे अनसेटिस्फाइड बॉन्ड्स ज़्यादा हैं और ये सरफेस पे इस तरह से बॉन्डेड है, ठीक है। सो ये सक्सेसफुल हो गई है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो डिटेक्टर्स हैं या ये जो एनालाइजर है, एनालाइजर की हमने बात की थी, हेमिस्फेरिकल एनालाइजर, तो ये आपके पास मिरर एनालाइजर भी हो सकता है, ठीक है, और हेमिस्फेरिकल एनालाइजर भी हो सकता है। दोनों एनालाइजर्स हो सकती हैं और उनका थोड़ा सा डिफरेंट काम होता है, ठीक है। दे वेरी, एंट्रेंस अप्रोच इज डिफरेंट। हमने तो बेसिकली इसी को पढ़ा है, तो आप इसी को बेसिकली फोकस करें। सो XPS के अंदर आपके पास एक प्लैटिनम, एक और एग्जांपल है कि आपने लिथोग्राफी एग्जांपल किया और डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर पॉइंट एनालिसिस किए और फिर उसके ऊपर देखा कि इसके ऊपर क्या कंपोजिशन है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने देखा कि कंपोजिशन इज लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपके पास प्लैटिनम आ रही है। अब यहाँ पर हुआ ये कि किसी जगह पर ये येलो स्पॉट्स हैं ये प्लैटिनम की है और जो ब्लू स्पॉट्स हैं वो नॉर्मली एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसकी है। अब हुआ ये कि जब आप ये डिपॉजिट कर रहे थे लिथोग्राफी के अंदर तो कुछ प्लैटिनम इधर से इधर आ गया और वाइस वर्सा कुछ मटेरियल इधर से इधर आ गया, प्रॉपरली एचिंग नहीं हो सकी या आयन मोबिलिटी हो गई। तो उसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास प्लैटिनम की पीक आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। इस केस में हमने जब ब्लू के ऊपर एनालिसिस किया तो प्लैटिनम की बहुत ब्राइट वो आ रही थी थोड़ा सा, तो कुछ ना कुछ प्लैटिनम फिर भी आपके पास निकला, ठीक है। सॉरी, इसके इनके अंदर तो था ही प्लैटिनम, तो पीक अच्छी आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमने रियलाइज किया कि सम ऑफ द प्लैटिनम हैज बीन shifted here as well due to high temperature or something like that। और फिर ये एक एग्जांपल है एशियन ममीज की, इजिप्शियन ममीज की, कि पहले ये ज्यूम किया जाता था कि यहाँ पर जो है ये आयरन की है, तो फिर जब XPS कराया गया तो पता चला कि जी इसमें तो आयरन है ही नहीं, ये तो है ही लेड ऑक्साइड की बनी हुई है। इसी तरीके से जो आपकी फार्मूला 1 रेसिंग कार्स होती हैं उनके जो कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड हैं, तो उसकी जो वोवन मटेरियल्स हैं या वोवन कार्बन है उसकी आप XPS के अंदर देखते हैं कि इसकी किस तरह की प्रोफाइलिंग है, वो पीक्स उसी तरीके से आ भी रही हैं कि नहीं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। फिर आप सरफेस के ऊपर देख सकते हैं कि कोई केमिकल, कोई मटेरियल या थिन फिल्म डिपॉजिटेड है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि सरफेस के ऊपर डेप्थ बहुत 10 नैनोमीटर्स के डेप्थ पे देते हैं, स्पेशली यूजफुल फॉर इंटरफेशियल एग्जामिनेशन के इस सरफेस में इंटरफेस बनाना होता है। तो इसके ऊपर इम्प्योरिटीज तो नहीं आ रही, कोई एलिमेंट्स तो नहीं आ रही, उनकी पीक्स कैसी हैं, ठीक है। एक एलिमेंट जैसे सोडियम है, सोडियम, दिस इज माय वर्क which has been already published, so I can tell you more about it, but in my sample I realized कि भी सोडियम जो था वो सरफेस के ऊपर आ रहा था in samples when I did not add sodium, फिर भी सोडियम नमूदार हो गया। तो ये कहाँ से आया जी, और जिसमें मैंने ऐड किया उसमें सोडियम और भी ज़्यादा इंटेंस था, तो ये पीक कहाँ से आ गई जी। तो फिर आई रियलाइज कि सोडा लाइम ग्लास से सोडियम जो है वो मूव कर रहा था सरफेस के ऊपर, वो जाके डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है। सो व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स की आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये मैंने डिस्कस कर लिया। केमिकल स्टेट आइडेंटिफिकेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल सकती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव भी हो सकती है, कैन एनालाइज इंसुलेटिंग सैंपल्स, बट उसके लिए आपको आयन गन, इलेक्ट्रॉन गन्स इस्तेमाल करनी है। तो फिर आप इसकी जो डिटेक्शन लिमिट है वो नॉर्मली 500 पार्ट्स पर मिलियन है, and can cause damage to the surface but it's very negligible, smallest analytical area जो है वो 10 माइक्रॉन्स का है, और लिमिटेड ऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर से आपको मिलती है क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली बाउंडेड।
और UHV अल्ट्रा हाई वैक्यूम टेक्निक है, ठीक है। अब ये जो एरिया है स्मॉलेस्ट एनालिटिकल एरिया, यू कांट कंट्रोल इट बिकॉज आपका जो इनकमिंग सिग्नल है वो एक्स रेज है, एक्स रेज फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आप किसको चेंज नहीं कर सकते, ये आप इसको चेंज करेंगे तो सेंसिटिविटी भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो XPS इज अ गुड टेक्निक फॉर डिटरमिन एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, केमिकल स्टेट इंफॉर्मेशन, ये खत्म शुदा। एनी क्वेश्चन सो फार? मैम ये जो एंगल वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी तो उसमें सैंपल रोटेट करेंगे हम। सैंपल तो बेटे वैसी कोई सैंपल खास प्रिपरेशन नहीं है, जितने सैंपल XPS का तो वैसी का वैसी सैंपल है, सैंपल कोई मसला नहीं हुआ। वही सैंपल को मैंने इस तरह से रखा कि एनालाइजर और सैंपल के दरमियान 90 डिग्रीज था, वही सैंपल को मैंने अब थोड़ा टिल्ट करके रख दिया। अब मैंने देखा कि क्योंकि एनालाइजर को तो नहीं आप चेंज करते, जब आप एनालाइजर देखते हैं, एनालाइजर तो इट्स अ फिक्स्ड थिंग। जब आप सैंपल स्टेज होता है, वो सैंपल स्टेज इस तरह होता है, सैंपल स्टेज इस तरह होता है, सैंपल स्टेज इस तरह होता है, तो सैंपल स्टेज के ऊपर सैंपल पड़ा हुआ होता है और उस सैंपल को आप फिर चेंज करते रहते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे लेके जाते रहते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो चेंज होती शुरू हो जाती है, ठीक है ठीक है। मैम। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल? चलिए मैं एक अटेंडेंस ले लूं थोड़ी सी। बुरहान आप इधर ही हैं? और मैम बुरहान क्लास ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि ऑफिस में फोन अलाउड नहीं है ना, तो उनको पता नहीं चला कि क्लास अब 12 बजे होगी। बुरहान ठीक है, ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके इतना हमें ख्वार कराया। हमने पूरे वैसे मैंने उन्हें कॉल की डिपार्टमेंट थी में लेकिन शोर मचाया हुआ था, माइक नहीं चल रहा, हमारे कंप्यूटर में भी नहीं चल रहा था, कंप्यूटर लैब में भी इतना नहीं चल रहा। बुरहान ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि ये मसला है मसला, ठीक है। मे भी फिर उनकी कोई मीटिंग आ गई हो, लेकिन मुझे मुझे मैंने उन्हें कॉल की थी लेकिन वो बिजी जा था नंबर। कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटे, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स मैम और एनी दूसरी सजेशन? क्लास कब होगी? बेटा आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं कर लूँ, बिकॉज मैं रास्ते में ट्रैवल कर रही होंगी तो मैं हो सकता है मैं मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, इसलिए मैंने सोचा था आज, लेकिन somehow हमारे पास किस्मत का खेल ऐसा है कि वो हो नहीं सकी, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। एनीवेज, इफ यू गाइस हैव टाइम आई कैन स्टार्ट अभी, आगे मुझे नहीं पता नहीं जुम्मा किस टाइम पे है क्या है। मैम जुम्मा 1:30 पे तो। और बाकी आप लोग सारे जो कैंपस पे मौजूद हैं जो वो हैं उनकी क्या डायनामिक्स है? 1:30 है कैंपस पे। 1:30 पे कैंपस पे है, बाकी सारे जो अपने अपने घरों में हैं उनकी कोई लिमिटेशन तो नहीं है? मैं स्टार्ट कर दूं फिर दूसरा लेक्चर? यस मैम। ठीक है बेटे, ऑल ऑफ यू आर फाइन विद इट, मैंने अटेंडेंस ले लिया तो मैं अब आपको दूसरा लेक्चर इसका स्टार्ट कर देती हूँ। हम्म, ठीक है। स्क्रीन आपके पास अभी भी नजर आ रही है ना? आ रही है ना बेटे? मैम दूसरा लेक्चर अभी कंटिन्यू करना है? हाँ भाई, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आई एम नॉट श्योर विल आई बी present tomorrow because I will be traveling. I have to move today. तो I don't know कि अगले कल क्या dynamics होती हैं, इसलिए since you guys are here, everything has been set up, माइक शाइक सब कुछ चल मैम पड़ा ये चल, तो get it done मैम ये right? अभी लेक्चर तो किस टाइम तक होगा? हाँ जी। ये लेक्चर किस टाइम तक चलेगा? ये अभी जो दूसरा लेक्चर है 15-20 मिनट ही और लेंगे हम बेटे, बस ठीक है, फिर कर ले, कोई इशू नहीं। ठीक है। चल
अच्छा बेटे, ओके, आवाज आ रही है अब आपको? जी। ओके, सो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी। इससे मतलब अगर आपने एक सैंपल के ऊपर एक्स रेज को बम्बार्ड किया, उसकी वजह से इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम बात करेंगे इमिटेड ओजे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारा स्कीम जो है वो वैसी का वैसी होगा कि ओजे क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, स्पेक्ट्रम कैसा होगा, इन बीम असिस्टेड, उसकी माइक्रोस्कोपी होगी, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, फिर एप्लीकेशंस देखेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखेंगे, ग्राफ्स देखेंगे, एक्सपीएस और ओजे को कंपेयर करेंगे बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक्स। सो ओजे इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। हम एक्सपीएस को भी यही कहते हैं, इट्स अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। एससीएम को भी यही कहते हैं, इट्स अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। ठीक है, for semi-quantitative determination of elemental composition. ठीक है, एग्जैक्ट 100% आइडेंटिफाई नहीं करा, आपको लगता है आपको थोड़ा बहुत अपन इसके अंदर होता है कि आप कह लो कि इज एक्यूरेट कंपेयर टू अदर्स। एक्सपीएस ओजे, आगे एक आपके पास एक्सआरएफ भी आता है, फिर टीएक्सआरएफ भी आता है, तो इनके अंदर सेंसिटिविटी वेरी करती रहती है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। Okay. So it is used for surfaces, thin films and interfaces. Once we complete these techniques, so then I will tell you कि sensitivity wise कौन सी technique बेहतरीन है। So OJ जो है वो इन तीनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है सर्विसेज के लिए। OJ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी was developed in the late 1960s और by Pierre OJ, a French physicist, और in the mid 20s इसने इतने में और 40 साल लग गए इसको डेवलप करते करते, और फिर इसको कमर्शलाइज इन अदर 10-15 years करते हुए होते होते टेक्नोलॉजी को। सो पॉपुलैरिटी ऑफ दिस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वैक्यूम टेक्निक में भी एट्रीब्यूटेड टू द हाई सेंसिटिविटी एनालिसिस डेप्थ ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम, जैसे कि हमारे पास उतना था कि जो कि 10 नैनोमीटर ही बनता है, उसके ऊपर भी इतनी थी, एक्सपीएस के अंदर भी थी। रिलेटिवली लो इलेक्ट्रॉन डिटेक्शन लिमिट, ये आपके पास 0.1% भी एटॉमिक प्रेजेंट होती है तो वो आपको डिटेक्ट की जा सकती है। ठीक है, डिटेक्शन लिमिट ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास अगर कोई एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे सरफेस के ऊपर एक दो एलिमेंट है, एक कॉपर का 10-12 कॉपर के एलिमेंट है, 10-12 क्रोमियम की है, कितनी एलिमेंटल प्रेजेंट 0.1 एटॉमिक परसेंट, 100% में से 0.1 एटॉमिक परसेंट भी अगर कॉपर हुआ ना तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, 0.01 हुआ तो वो नहीं डिटेक्ट होगा। ये तो उसकी वजह से भी हम कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओजे एंड एक्सपीएस, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस? अभी तक तो सारी चीजें सेम सेम चल रही हैं। सो इसके अंदर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, इसके अंदर हम ओजे इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। ठीक है ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही, and there are characteristics of individual chemical elements. OJ has developed differently and presents complementary technique जो कि मैंने आपको बताया। So अब OJ के अंदर it works in the same way as XPS, but XPS uses X-rays while OJ uses electron beam। जब OJ का इक्विपमेंट कमर्शलाइज हुआ तो उधर XPS के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम कराया गया, और वो लिमिटेशन सबसे ज्यादा थी कि आपके पास 10 माइक्रॉन्स का बीम साइज आ रहा है, इस 10 माइक्रॉन्स को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इस बीम को चेंज करना चाहते हैं तो आपको तो पॉइंट बीम चाहिए, वो पॉइंट बीम बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन से ओजे से आ रहा है। ओजे के अंदर हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को ही, मतलब इनकमिंग बीम इज इलेक्ट्रॉन, आउटगोइंग बीम इज आल्सो इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास इनकमिंग बीम बहुत पॉइंटेड है। ठीक है, तो ओजे इज आइडियल फॉर सरफेस मैपिंग, जो कि एक्सपीएस के अंदर ईडीएक्स की टेक्नोलॉजी होती है, मैपिंग करना बड़ी अच्छी है रास्टर स्कैनिंग के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन बीम इज easy to focus in x-rays when focused in x-rays resulting in high intensity small, जिसकी वजह से आपके पास डिटेक्शन लिमिट इंक्रीज हो जाती है कि अब आपने इतना पॉइंट एरिया सिर्फ एक छोटे से एरिया के ऊपर बम्बार्ड किया, तो उसकी वजह से आपकी डिटेक्शन, सेंसिटिविटी, लिमिट, एटम सब कुछ बढ़ जाती है। तो ये इट्स अ वेरी रैपिड एनालिसिस, फास्ट मेजरमेंट, आप रास्टर स्कैनिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आप बड़ा एफर्ट करके इसको अच्छी अच्छी एनालिसिस निकाल सकते हैं। सो सैंपल मटेरियल्स, अब दूसरा फायदा इसके अंदर ओजे के अंदर ये होता है कि सैंपल मटेरियल्स, सो
because OG primarily is composed of electrons and it can be used in analysis of conductors and semiconductors only. वहां पे हम एक्सरेज यूज कर रहे थे, ठीक है, तो एक्सरेज की वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा था। अब हम इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं सरफेस के ऊपर। जब आप इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं तो सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। रॉन्ग, पॉजिटिव तो होगा ही, इसमें तो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आप धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी, कुछ जाहिर है इलेक्ट्रॉन्स निकल भी रही हैं तो सम ऑफ द चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड, बट मेजरली नेगेटिव चार्ज सरफेस के ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते जा रहे हैं तो सरफेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पुर होती जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स धड़ाधड़ बम्बार्ड कर रहे हैं, उसकी वजह से 10 सिग्नल्स होंगे, उसकी वजह से 5 होंगे। Give me a moment. Sorry. So, yeah. So sensitivity is mostly better with OJ than with XPS. Okay. So normally conductors and semiconductors के लिए ये techniques possible होती है, insulated samples के लिए ये नहीं होती। In a way, this is a कह ले कि one of the negative point of OJ कि ये जो है it is limited to conductors and semiconductors. Insulators के अंदर वो बहुत ज़्यादा, जैसे SEM के अंदर बहुत charge build up हो जाता था, तो XPS OJ के अंदर भी हो सकता है। We can do the insulated samples in OJ analysis कर सकते हैं, बट वो फिर हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि आप इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, इसको चार्ज को कॉम्पनसेट कैसे करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज एक दफ़ा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स को, OJ इलेक्ट्रॉन्स को निकलने ही नहीं देता, वो वहीं रोक के बैठ जाता है। So electrons emitted from the solid must be transported to the surface in order to escape and be analyzed. If electrons undergo an elastic collision, that is a collision process with the energy loss, so the kinetic energy of electrons will be less than that expected. So expected of OJ electrons, such electrons will become background and in low kinetic energy इसकी वजह से noise होता है. Some electrons may nearly lose their kinetic energy and cannot leave. So OJ electrons जो हैं originate from only the top surface, क्योंकि फिर इनकी skewed depth मैटर करती है. Okay, so ये है आपके पास SEM के अंदर हमने एनालिसिस डेप्थ का वो ग्राफ दिखा था, ठीक है, कि ये इस तरह का एक पियर शेप्ड वो उसकी होती है ज्योमेट्री, उसके अंदर के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो कि बीम का है वो बम्बार्ड जब करते हैं तो वो उसकी वजह से अफेक्टेड वॉल्यूम इस तरह की शेप का बनता है, और नीचे से आपके पास एक्सरेज निकल रही हैं, और कभी आपके पास रेडिएटिव या नॉन रेडिएटिव रेडिएशन होती है या डिके होता है, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कभी वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, कभी बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, कभी ओजे इलेक्ट्रॉन है, कभी फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्सरे से ही निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट से भी एक्सपीएस का सिग्नल निकलता है, ठीक है। और फिर एनालिसिस वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 1 to 3 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है। ओजे जो है वो फिनोमेनन जैसा एक सिंगल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये बेटे मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया हुआ है, और पर रीड करने के बजाय मैं आपको सिंपल इधर से दिखा देती हूँ कि पहले एक इंसिडेंट फोटोन आया, उसकी वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हो, निकल के बाहर भाग गया था इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की कमी। फिर उसके बाद एक ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन रिलैक्स हुआ, इस होल को फिल किया, तो एक
फोटोन निकला। ये फोटोन एब्जॉर्ब किया नेबरिंग इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, और उसने निकाल के बाहर चला गया। उसने कहा जी इंस्टेड ऑफ ये बाहर जाए मैं ही इसे एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, और फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि उसने ये सारी न्यूक्लियर पुल को तोड़ा और वो बाहर चला गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ओजी इलेक्ट्रॉन। So in a way, OG electron are originated by doubly ionizing the material. एक आयनाइजेशन ये हुई, दूसरी आयनाइजेशन जब वो निकल रहा था तब। तो इट्स अ डबल पॉजिटिव चार्ज ऑन द मटेरियल, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके पास कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक उसके बाद फिल करने के बाद आ रहा होगा, ठीक है, एक्सचेंज आ रही होगी, ट्रांजिशन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करना है ताकि वो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट, वो सॉरी फोटो कह रही हूँ, ओजी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो। So this is actually a complicated phenomena, but yet it happens within 10 power minus 14 or 15 seconds of the photoelectron emission after that. So atomic ionization is removal of core, atomic relaxation, यहाँ से relax हुआ और फिर release of X-rays होगी, release of OG electron by absorbing the released X-rays and then emitted for OG electron की emission. अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग शुरू हो जाती है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जो फोटोन निकल रहा है ये इमिट हो जाए, ये एब्जॉर्ब हो जाए या ये एब्जॉर्ब ना हो? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एब्जॉर्ब होके ओजी इलेक्ट्रॉन निकल जाए? तो अब यहाँ पे ना ये अकरेंस की कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। For atoms which are lighter and have less atomic number, for them the OG electrons are more probable, ठीक है। एक्सरेज कम होती हैं क्योंकि उनके अंदर जो एक्सरे इमिट हो रही है वो होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। वैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज कम है, ठीक है, तो जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो फोटॉन्स निकल रहे होती हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एब्जॉर्ब होके वो सी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो ओजे इलेक्ट्रॉन की यील्ड पर शेल वैकेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। और ये ग्राफ यू सी स्टार्ट्स फ्रॉम 3, इससे पहले तो इम्पॉसिबल है कि वो स्टार्ट हो क्योंकि आपको कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो लिथियम से ही स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे आप हायर एटॉमिक नंबर की तरफ जाते हैं तो ये ओजे इलेक्ट्रॉन्स की डिटेक्शन, इनकी एक्सट्रैक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियर पुल बहुत बढ़ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने ही नहीं देती। उस केस में सिर्फ एक्सरेज ही इमिट हो रही होती है, जाने ही नहीं देती, ठीक है। और इवन अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लें वो एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट हो जाते हैं, वो वैक्यूम लेवल को क्रॉस करके डिटेक्टर तक नहीं जाते हैं सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द अदर हैंड जो एक्सरेज हैं वो बड़ी लेस प्रोबेबल है फॉर लाइटर एलिमेंट्स, बट जैसे जैसे आप हायर एलिमेंट्स की तरफ जाते रहते हैं तो वो आपके पास एक्सरेज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सो देयर इज change in behavior at an atomic number of approximately 32, ठीक है। एटॉमिक नंबर 32 पे वो बिहेवियर चेंज हो जाता है कि आप इसके ऊपर इक्वल कह लें कि आप ओजे इलेक्ट्रॉन में और एक्सरे निकलती है तो इसको एक्सपीएस कह रही हूँ, एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आप कहते हैं EDX कहते हैं या WDX कहते हैं, वो उसको यहाँ पे कहा जाता है। 32 पे करते हैं, फिर ये आगे फर्दर आपके पास ओजे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो गया ग्राफ का, ठीक है। So actually dotted cross becomes dominated at high atomic numbers, वो जो कहानी मैंने आपको बताई। So what about hydrogen and helium? हाइड्रोजन और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ओजे के प्रोसेस के लिए मिनिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इज नीडेड, तो लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पे आपके पास ये ओजे इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस। ओजे इलेक्ट्रॉन की एनालिटिकल वॉल्यूम जो है कि ये एक इलेक्ट्रॉन बीम है, तो ये इसका जो पॉइंट डायमीटर है वो बहुत कम है। एक तरफ आपके पास 10 माइक्रोन्स है
दूसरी तरफ 10 नैनोमीटर है। कैन यू इमेजिन कि ये एक यू है और एक यू है, ठीक है? तो इट हैज़ अ गुड lateral spatial resolution less than 10 nanometer, depends upon the crossover diameter। आप इसको इससे भी कम कर सकते हैं डाटा, और that depends upon the incident beam energy and how can you focus the beam, ठीक है? एनालिसिस जो डेप्थ है वो 5 to 10 एंगस्ट्रॉम, जो कि तकरीबन 10 नैनोमीटर की डेप्थ बनती है उसकी, जो ये डेप्थ है। और एनर्जी, that depends upon the energy of electrons, और जो electrons measured incident to noise ratio spectrum, ठीक है? सो अब जो प्राइमरी बीम यूज कर रहे थे वो 1 to 20 किलो। जी बेटा, 10 मिनट रह गए जुम्मे की नमाज में। अच्छा मैं फिर जाएगा, ठीक है? सो आई वांट माय लेक्चर, ठीक है बेटी, अगर कोई और प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। आई थिंक दैट everything is one more time। And see you in the next class inshallah। Till then take care, Allah Hafiz। बेटे अच्छा ये माइक जो है ना साकिब, आप आके मुझसे इसी तरह कंप्यूटर लैब में से आके ले लीजिए प्लीज, ठीक है? ठीक है, अभी आ जाऊँ मैं? आप भी आ जाए, थैंक ठीक यू, है। अल्लाह हाफिज।